हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपको यह एक फोटो दिख रहा होगा। यह फोटो कौन है? यह है आप सभी हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर, हम लेजर जब बनाते हैं, बिजी के अंदर जब लेजर बनाते हैं तो हमें पता नहीं लगता उसका ग्रुपिंग कहाँ करना है। हमें ग्रुपिंग का पता नहीं लगता। तो इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल से आपको समझाने वाला हूं कि आपको ग्रुपिंग कैसे करना है। तो उससे पहले मैं आपको एक समरी में बता देता हूं कि आप ग्रुपिंग कहां करते हैं। ग्रुपिंग आप दो ही चीजों में करते हैं, एक तो P&L में और एक बैलेंस शीट में। कोई भी बिजनेस कैसा भी हो, वो काम करता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। लॉस हम उसको निकालते हैं कि भाई लॉस भी हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बिजनेस हम प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें यह पता लगता है कि हमें कितना उधार हमें देना है, उधार जो हमने लिया हुआ है, जो हमें देना है, मतलब परचेज का पेमेंट। और दूसरा हमें यह पता लगता है कि हमारा उधार लेना कितना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कैश कितना है और बैंक में कितना है, ठीक है। और तीसरा बैलेंस शीट में आता है कैपिटल। हमारा बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने इसमें कितना रुपया लगाया। यह बैलेंस शीट में बहुत संक्षिप्त में, मतलब मैंने आपको एक समराइज करके बता दिया है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। यही वीडियो में हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के आपके ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूं डिलीट। और ये भाई साहब हैं आप लोग, तो और ये एक बिजनेसमैन भी है। तो थोड़ा सा हम आगे करते हैं। बिजनेस के अंदर हमारे दो ही अकाउंट ग्रुपिंग में आएंगे, एक तो P&L और एक बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद हम इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट और बैलेंस शीट है क्या। सिंपल सा मैंने लिखा हुआ है कि लाभ हानि लेखा वास्तव में एक निश्चित समय अवधि, मतलब जो अप्रैल से लेके हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और मार्च तक, हम इसे मंथ वाइज भी बना सकते हैं। इसीलिए उसने लिखा है कि निश्चित समय अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि, शुद्ध लाभ व शुद्ध हानि को प्रदर्शित करने वाला एक वित्तीय स्टेटमेंट है। अभिलेख मतलब स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी का लाभ और किसी में हानि का पता लगता है, ठीक है। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट के लिए बता देता हूं। बैलेंस शीट में क्या है? व्यापार की संपत्ति, व्यापार की देनदारी की स्थिति को दर्शाता है। वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे डेबिटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में, हमारी संपत्ति मतलब जो हमारी असेस्ट है वो, पूंजी मतलब कैश, देनदारी के खाता, बही की संतुलन की एक सूची है, मतलब जो हमारी असेस्ट और लायबिलिटी है वो इक्वल है कि नहीं, वो उसको दर्शाता है। हम बाजार में से महसूस कर सकते हैं कि देयता का मूल्य दिखाता है, मतलब जो हमारे देनदार हैं उनका मूल्य हमें दिखाएगा। हमें भविष्य में कितना भुगतान करना है उसके बारे में। और कैपिटल मालिक द्वारा व्यवसाय के इकाई में निवेश की गई राशि को दर्शाता है। कैपिटल मतलब जो मालिक के द्वारा बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया गया है उसको दर्शाता है। और अब मैं सबसे पहले, ये ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन को मैं आपसे समझाता हूं। कोई भी बिजनेस है, मैं बताता हूं कि कौन सा बिजनेस है हमारे पास ट्रेडिंग का बिजनेस है। ट्रेडिंग मीन्स क्या होगा? जैसे ये मटेरियल है हमारे पास, ये जो सामान है हमने डायरेक्ट इससे खरीदा, हमने इसके अंदर कुछ किया नहीं है, बस ऐसा का ऐसा सामान हमने वापस कस्टमर को बेच दिया, इस भाई साहब को बेच दिया। तो हमने 100 रुपए में खरीदा और 120 में बेच दिया, हमें प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज का। ये तो हो गया ट्रेडिंग, इसमें हमारा कुछ भी नहीं लगा। जो एक्सपेंसेज है वो फिक्स लगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है और डेकोरेशन है शॉप की, वो लगा जो खर्चा है वो अलग पार्ट है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो ये सामान बनाया उसका कच्चा माल मतलब प्लास्टिक कहीं से लिया, पहले प्लास्टिक लिया और प्लास्टिक लेने के बाद दूसरा इसको हीट किया
और हीट करके हमने और भी प्रोसेस करके लेबर लगा के ये सामान बनाया, उसके बाद हमने ये कस्टमर को बेचा। तो उसमें हमें कॉस्टिंग करना पड़ा कि प्लास्टिक का 10 रुपया, हीटिंग का 5 रुपया, इसमें हमने 10 रुपये का लेबर लगाया और 10 रुपये का पैकिंग किया। तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 35 रुपया और हमने इसको 100 रुपीज में बेचा। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 65 रुपए। यह हुआ मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है सर्विस का, उसका हम बाद में बात करेंगे। कोई भी व्यापार चलाने के लिए हमारे पास जो भी आएगा, क्या तो हमारे पास बैंक में आएगा पैसा या फिर कैश, दो ही ट्रांजैक्शन में हमारे पास पैसा आएगा। उसके अलावा जो भी पैसा आएगा उसके बदले हमारा यह जाएगा, ठीक है। और जब हमारा पैसा जाएगा तो यह आएगा, तो यह एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम इसके ट्रांजैक्शन को समझते हैं। सबसे पहले व्यापार के अंदर क्या होगा, यह भाई साहब जी किसी तीसरे बंदे हैं, उनसे मटेरियल खरीदेंगे। ये तीसरे भाई साहब है, ये इनको बैंक से इन्होंने पेमेंट किया 1 लाख रुपए का, ठीक है। बैंक का जो अकाउंट है, सबसे पहले बैंक का अकाउंट बनेगा इसके अंदर, और दूसरा इन भाई साहब का नाम श्याम है तो श्याम का अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब यहां पे बैंक का जो अकाउंट बना वो बना BS में, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस में बनेगा? असेस्ट में, ठीक है। यह बैलेंस शीट के असेस्ट में बन गया। कौन सा असेस्ट में बनेगा? करंट असेस्ट में, क्योंकि यह अभी असेस्ट हमारे पास है। असेस्ट हमारे पास दो है, करंट और फिक्स्ड। फिक्स्ड असेस्ट ये होता है कि जो पर डे चेंज नहीं होता, तो उसका बाद में करेंगे, पहले हम ये असेस्ट में बनेगा, ठीक है। ये आपको पता लग गया। उसके बाद इन भाई साहब श्याम जी हैं, इनका अकाउंट किस में बनेगा? क्योंकि इनसे हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो ये हमारा क्रेडिटर्स में बनेगा, ठीक है। अब इन्होंने भाई साहब ने हमारे पास बिल बना के ये मटेरियल भेज दिया, तो ये हमारा हो गया परचेज। तो परचेज किसका भाग है? P&L का, ठीक है। अब मैं एक चीज और समझाता हूं आपको। चल, यहां हमारा सेल आता है, यहां हमारा परचेज आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहां पर हमारा DI आएगा, डायरेक्ट इनकम, और यहां पे आएगा DE। DE मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज IE, और ये आएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। और यहां पे हमारे पास नेट, अगर हमारा यह ज्यादा होता है, यह कम होता है, यह ज्यादा होता है इसका टोटल, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब परचेज अकाउंट आएगा। परचेज अकाउंट में हमारा ये परचेज हो गया, परचेज के अंदर हमारा माल आ जाएगा। सेकंड, इस शाम के नाम से एंट्री करना पड़ेगा। शाम तो क्रेडिटर्स में है, तो हमें क्रेडिट तो शाम को करना पड़ेगा और उसके बाद परचेज में चला जाएगा। जब हमने पेमेंट का एंट्री किया तो भी हमारे पास 2 आ गया। ये ट्रांजैक्शन तो हो गया, इसको पेमेंट किया और इससे मटेरियल आया। उसका लेजर का मुझे पता बता दिया मैंने आपको कि यह P&L का भाग है, और यह हुआ बैलेंस शीट का, जो इसका नाम है शाम का, क्योंकि हमने इसको पेमेंट किया और वहां से हमारे पास बिल आया, ठीक है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन क्या होगा? ये कस्टमर है भाई साहब जी, इनको हमने ये मटेरियल बेच दिया। बेचने के बाद यह मटेरियल हमने बेचा क्रेडिट में, CR में बेचा, क्रेडिट में मतलब उधार बेचा। उधार हमने इसको बेच दिया। उधार बेचने के बाद यह भाई साहब के नाम से हमने बिल बनाया, तो इन भाई साहब का नाम है राम, तो राम हमारा हो गया डेबिटर्स। और दूसरा हमने सेल किया, तो सेल हमारे P&L में आ गया, ठीक है। अब इन भाई साहब ने हमें दिया नगद पेमेंट, कैश। हमने वहां बैंक में किया, इन्होंने हमें
नगद 1 लाख रुपए का माल था, तो 1 लाख रुपए इन्होंने पेमेंट कर दिया। तो हम क्या डालेंगे, यहां पे हमने पेमेंट किया था और इन भाई साहब के पास पैसा आएगा तो हम डालेंगे रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट हम डालेंगे तो रिसिप्ट में हम राम का नाम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यह हमारा डेबिटर्स है। यहां पे मैंने बताया कि सेल और राम हमारा हो गया डेबिटर्स यहां पे। तो रिसिप्ट में हम राम को डेबिट करके कैश कर देंगे। कैश हमारे पास आ गया। देखिए, इसके अंदर से हमारा बैंक से पैसा गया और इसके अंदर हमारा आ गया कैश। अब दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होगा, ये कैश आया तो हम कैश इतना रख नहीं सकते, तो हम इसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री डालेंगे। दोनों करंट असेस्ट है, कैश भी हमारा करंट असेस्ट है और बैंक भी। ठीक है, अब लायबिलिटी हमारा क्या हुई, लायबिलिटी हुई हमारी ये, जो हमने उधार माल खरीदा। ये तो हमने नगद खरीदा एडवांस पेमेंट करके, लेकिन बिल जो आएगा तो हमारे पास पहले हमने एडवांस पेमेंट किया तो राम हमारा क्रेडिटर्स हुआ, तो क्रेडिटर्स में वो डेबिट बैलेंस दिखेगा, उसके बाद वो क्रेडिट कर देंगे तो वो बैलेंस 0 हो जाएगा। वो सारा बैलेंस हमारे पास यहां हिट करता है। अब ये मटेरियल भी तो आया हमारे पास, तो यह हो गया हमारा स्टॉक। मान चलो 12 पीस हमारे पास आए और हमने 10 पीस ही सेल किए, तो 12 पीस हमारे पास हमने परचेज किए, 10 सेल किए, तो 2 रुपए का मतलब 2 नॉइस का हमारे पास क्या बच गया, CS क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम जाएंगे तो हमारे पास OS मिलेगा 2 नॉइस का, इसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। ये सारे ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इसका नाम है चिंटू, चिंटू भाई साहब। चिंटू भाई साहब का आराम से इतना बढ़िया बिजनेस चल गया, मटेरियल परचेज कर रहे हैं। सारे आपको ट्रांजैक्शन जितने भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुए वो आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं और आपको बता देता हूं, अगर हम मटेरियल खरीदने के लिए करते हैं क्या, पेमेंट, तो पेमेंट वाउचर में एंट्री जाएगी। पेमेंट वाउचर में कैसे जाएगी, कैश और उस व्यक्ति का नाम। और मटेरियल खरीदने के लिए पेमेंट, जब भी पेमेंट करेंगे तो वो करेंगे क्रेडिटर्स को। डेबिटर्स को क्यों करेंगे पेमेंट, डेबिटर्स से तो हमारे पास पैसा आएगा, तो इनसे हमारे पास जब पैसा आएगा, इनसे तो जाएगा ऊपर, इन भाई साहब के पास जाएगा ना पैसा, शाम के पास, तो इनके पास से हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो हम क्या हमेशा डेबिटर्स को रिसिप्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा सेल हमेशा हम किसको करेंगे, डेबिटर्स को। और परचेज हमेशा किससे करेंगे, क्रेडिटर से। जब भी आप परचेज कर रहे हो तो आपको क्रेडिटर्स में लेजर बनाना है, सेल कर रहे हो तो डेबिटर्स में बनाना है। ठीक है, पेमेंट कर रहे हो तो भी क्रेडिटर्स में बनाना है और रिसिप्ट कर रहे हो तो डेबिटर्स में बनाना है। लेकिन कुछ अजम्पशन है, जैसे इसने कभी एडवांस पेमेंट किया, मटेरियल रिजेक्ट कर दिया, पेमेंट वापस करना पड़ा, तो पेमेंट में आपको डेबिटर्स करना पड़ेगा अगर इसका पेमेंट आप वापस कर रहे हो। जब ये हमें पेमेंट वापस कर रहा है, हमारा इसने मटेरियल भेजा वो खराब लगा, तो ये पेमेंट हमारे को वापस कर रहा है, तो हमें इसे भी रिसिप्ट करना पड़ेगा। वो जब होगा जब हम इसको पेमेंट को लौटा रहे हैं। जब हम मटेरियल को परचेज कर रहे हैं तो यही होगा। ठीक है, अब हम इसको और डिटेल से समझते हैं। जो एक्चुअल में मैंने कुछ बैलेंस शीट बनाई हुई है वो बैलेंस शीट से आपको समझाता हूं। तो अब हम इसको आगे करते हैं। ये मैंने एक P&L अकाउंट बनाया हुआ है, देखिए ये आपको दिख जाएगा। P&L अकाउंट 1 अप्रैल से 31 मई तक का है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 0 है क्योंकि इन्होंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ओपनिंग थोड़ी रहेगा, जब तो आप मटेरियल परचेज करोगे। तो इन्होंने 15 लाख का मटेरियल परचेज कर लिया, तो परचेज कर लिया तो इस साइड आ गया, आपको दिख रहा है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज लगाया। डायरेक्ट एक्सपेंसेज कैसे लगाया कि भाई साहब ने जो मटेरियल का पैसा दिया है, पैकिंग का अलग है, पैकिंग प्लस फ्राइट, जो भी परचेज के अंदर पैकिंग प्लस फ्राइट जुड़ के आया है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज में 2 लाख रुपए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अभी हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सेल, जो मटेरियल इनके पास आया उसमें इन्होंने 10 लाख रुपए का मटेरियल सेल कर दिया।
उसमें कुछ 10% या कुछ परसेंट जो भी प्रॉफिट है इन्होंने लगा दिया। लेकिन जो इन्होंने कस्टमर को सेल किया तो इन्होंने भी पैकिंग फ्राइट लगाया, तो पैकिंग फ्राइट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो अलग से लगाया, तो वो हो गई इनकी डायरेक्ट इनकम। उसके बाद यहां पर इन्होंने 10 लाख का मटेरियल सेल किया और इन्होंने देखा कि हमारे पास अभी 10 लाख का मटेरियल और पड़ा है, तो 15 लाख में खरीदा, 10 लाख का बेच दिया, 10 लाख का अभी और बाकी है, तो हमारा 5,20,000 रुपए प्रॉफिट आ गया। वो है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अभी इसके अंदर आपकी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आपके ऑफिस पे सफाई वाला आता है उसकी सैलरी, वो सारी अभी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी 1 लाख रुपए के ऐसे एक्सपेंसेज हो गए, जैसे 1 लाख रुपए के आपके कैसे एक्सपेंसेज हो गए, जैसे मैंने बताया सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बैंक में कुछ चार्जेज लग गया, वो आपके 1 लाख के इंटरेस्ट हो गए। तो इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है कि आपका सेविंग मतलब करंट अकाउंट से आपने कुछ एफडी कराई हुई है और उससे इंटरेस्ट आ गया, तो वो इनडायरेक्ट इनकम है। या फिर आपको जैसे इसका आपका पैकिंग का आइटम था, उसको आपने 2 लाख रुपए अपना एक्सपेंसेज बना लिया, लेकिन जब वो पैकिंग आपने अलग अलग किया तो पैकिंग का मेटेरियल आपने कचरे में बेचा, स्क्रैप में, तो वो स्क्रैप आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, क्योंकि आपका उसका एक्चुअल में बिजनेस नहीं है। तो आपका प्रॉफिट आ गया 4,20,000। यह है आपका P&L। अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेजर कहां बनाना है। दूसरा हम अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में अब आपको समझा दो, बैलेंस शीट में भी 1 अप्रैल से 31 मई की है, लेकिन बैलेंस शीट को आपको जब भी बनाना है तो आपका हमेशा लायबिलिटी और असेट इक्वल होगा, और कैपिटल इसके अंदर जब जुड़ जाएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या था, कैपिटल और लायबिलिटी ये सारी है। अब समझिए, फिक्स असेट आपके पास 8 लाख की पड़ी है, जैसे आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, अपने जो ऑफिस में आपने फर्नीचर लगाया हुआ है, कंप्यूटर लगाया हुआ है, वो आपकी हो गई फिक्स असेट। करंट असेट आपके हो गए डेबिटर्स, जिनको आपने मटेरियल सेल किया है। ठीक है, उसके अलावा आपके बैंक और कैश। अब लोन में आते हैं, अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो वो लोन में आ जाएगा। करंट लायबिलिटी आपके हो गए क्रेडिटर्स, और उसके अलावा आपकी करंट लायबिलिटी वो भी हो गई, जैसे कोई सैलरी आपकी पेंडिंग रह रही है, जो भी आपके कुछ एक्सपेंसेस पेंडिंग रह रहे हैं जो आपने P&L में बुक कर दिए हैं लेकिन यहां नहीं हुए। एक होता है जनरल वाउचर, इसका काम होता है बस ट्रांसफर करना है एंट्रियों का, पेमेंट से इसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है कि जैसे आपने क्या किया, आपने सैलरी का अकाउंट बनाया, P&L से आपने एंट्री ट्रांसफर कर दी, यहाँ पे P&L में आपका एक्सपेंसेज बुक हो गया और यहाँ आपका लायबिलिटी खड़ी हो गई, तो ये एंट्री आपका ट्रांसफर हो गया। इस पे आपको एक्सपेंसेस डालने से क्या हुआ, आपका हो गया प्रॉफिट कम। जब आप एंट्री बीजी के अंदर डालोगे या टैली के अंदर डालोगे, तब आप इसको कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लगता है कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप एक बार जीवी ट्रांसफर करके देखना। आप अपना सैलरी जो एक्सपेंसेज है उससे जो आपका लायबिलिटी में सैलरी अकाउंट है, सैलरी पेएबल करके कि ये पेमेंट आगे जाके करना है, जब आप करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा मैं ज्यादा डीपली चला गया, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो वो लायबिलिटी, तो प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली आपके लायबिलिटी के अंदर आ जाएगा। जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो 1,80,000 रुपए आपने बिजनेस में लगाया था। इसके लिए मैं आपको एक बार समझाता हूं। ये भाई साहब ने जो एक बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, ये एक बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो ये भाई साहब अलग हो गए और बिजनेस अलग हो गया। इसीलिए जो कैपिटल है वो आपके लायबिलिटी में आती है कि कैपिटल की पूंजी निकाल कर इस भाई साहब को दिया जाए। ये इन्होंने इसलिए लगाया था कि इससे कुछ कमाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, इसीलिए कैपिटल लायबिलिटी में आती है। तो आप अब देखिए यहां पर 16 लाख रुपए से आपको अपनी 16 लाख रुपए की आपको लायबिलिटी में मिल जाता है और 16 लाख की असेट, तो यहां पे आपको इक्वल हो जाता है, क्योंकि हमने यह तो हो गई आपकी लायबिलिटी सारी और इसमें प्लस कर दिया हमने कैपिटल, तो यह इक्वल आ गई अपने असेट के, तो अपनी बैलेंस शीट हो गई सही। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वारी है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे ही कुछ आपको समझना है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक समझना है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए टॉपिक लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।